Hi everybody, a very good evening to all and a very warm welcome to today's session. The war is on and today is a very special session on the Russia-Ukraine war. तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं और सब कुछ जानते हैं that what led to this particular war. आज 7वां दिन है इस war का and आज एक बहुत ही important update आ रहा है and that's very unfortunate as well कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं they are actually saying that खार्किव एक एरिया है यूक्रेन में जहाँ पे भी शेलिंग हुई है आज के दिन and one Indian student lost his life, right? एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है खार्किव का एरिया जो एक्चुअली रशिया की बॉर्डरिंग एरिया है इन यूक्रेन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एडवाइजरी जारी की है आज के किसी भी हालत में कम व्हाट में इन एनी सिचुएशन आप कीव को आप छोड़ दीजिए आज यूक्रेन में, लीव कीव एंड प्लीज मूव टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये देखने वाली बात है कि 20,000 इंडियंस जो है वो यूक्रेन में रहते हैं, उसमें से 18,000 के आसपास तो मेडिकल स्टूडेंट्स ही हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन यूक्रेन एंड स्पेशली एवरीबडी इज सफरिंग, राइट। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, किसका पक्ष सही है किसका पक्ष गलत है, किसने क्या किया, कौन अच्छा है कौन बुरा है, राइट। सो इट्स द स्पेक्यूलेशन और द ओपिनियन इज गोइंग अराउंड, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अल्टीमेटली व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट, राइट। बहुत सारे लोग जब वॉर का नाम सुनते हैं तो वो मेनी पीपल दे गेट वेरी सैड, स्पेशली ऐसे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं जिनके कोई अपने अगर घर का कोई आदमी हो जो कि वॉर में इन्वॉल्व हुआ हो और उसने जान गंवाई हो, तो ये बहुत ही दुखद और बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज होती है। कुछ लोग जो है मजे लेते हैं, वॉर को लेकर के काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट। और जनरली ये भी देखा गया है कि जब घर में लड़ाई होती है तो उस लड़ाई का असली मजा कोई लेता है तो पड़ोसी ही लेते हैं, राइट। जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो पड़ोसी ही मजा लेते हैं। कभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है तो न इंडिया को मजा आता है ना पाकिस्तान को मजा आता है दूसरे कंट्रीज को जो उस बैठ करके उस वॉर को देखते हैं, राइट। उसी तरह से यूक्रेन which was a part of USSR, जो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR इन 1991 वो अलग हो गया, लेकिन यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है तो ये मजे की बात हो गई है दूसरे देशों के लिए। हर देश अपना अपना ओपिनियन दे रहा है, हर देश अपने अपने परसेप्शंस को प्रेजेंट कर रहा है, but the reality is something else. Ultimately the people of Ukraine are suffering and at the same time रशिया की इकोनॉमी भी काफी सफर कर रही है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सैंक्शंस, राइट। और सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस ही नहीं है सर, आज की डेट में वॉर का मतलब ये नहीं है कि आपने गए और आपने घुमा के मिसाइल छोड़ दिया, कहीं पे बॉम्ब गिरा दिया, राइट। सिर्फ वॉर आज के डेट में 21st सेंचुरी, थर्ड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी में हम हैं। दैट डज नॉट मीन कि वॉर का मतलब है कि प्रॉपर वेपन्स से या फिर एयरक्राफ्ट से लेकर के फाइटर जेट से लेकर के न्यूक्लियर मिसाइल यूज कर रहे हैं, दैट इज द ओनली वॉर। नो, दैट इज वन ऑफ द वॉर, वन ऑफ द मीन्स और मीडियम ऑफ द वॉर। बट आज के टाइम पे साइबर अटैक, साइबर वॉर भी होते हैं, इकोनॉमिक वॉर्स भी होते हैं, ट्रेड वॉर्स भी होते हैं, सैंक्शंस वॉर भी होते हैं, आपने प्रतिबंध लगा दिया सपोज करो किसी पे, डिप्लोमेटिक वॉर भी होते हैं। हर तरफ से नाटो कंट्रीज जो है वो रशिया को घेरने की कोशिश में, राइट, थ्रू फाइनेंशियल सैंक्शंस, थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शंस, राइट, एंड थ्रू अदर मीन्स एज वेल, राइट। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर वॉर। It could be a bit detailed session, but I'll try to cover up, most of the aspects of this particular session. So let's start. तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि अगर रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो रशिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू हो गया है। आप अंदाजा लगाइए कि जैसे आप इंडिया में हैं और नेपाल के बॉर्डर पे, इंडो नेपाल बॉर्डर पे अगर चाइना की फोर्सेस खड़ी हो जाए आकर के, तो इंडिया को कितनी जबरदस्त इनसिक्योरिटी होगी। अगर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे अगर सपोज की चाइना की फोर्सेस खड़ी हो जाए तो अगेन इट विल बी अ ग्रेट इनसिक्योरिटी फॉर इंडिया। सेम उसी तरह से रशिया पे ये बीत रही है। रशिया इज एक्चुअली टेकिंग इट वेरी सीरियसली। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन इज वेरी सीरियस अबाउट दिस। उन्होंने पहले से वार्निंग दे रखी है, पहले से वार्न करते आ रहे हैं, बट अल्टीमेटली व्हेन ही सीज, व्हेन ही परसीव्स दैट दिस इज गोइंग बियॉन्ड द रेड लाइन व्हिच आई हैव ड्रॉन, तो उन्होंने शायद ये डिसीजन लिया, राइट। सो क्या एक्चुअल व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है, सिंपल सा चीज है कि देखिए यूक्रेन को इन्वेड करने का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे पहली बात हो कि रशिया के जो यूक्रेन से रिलेशनशिप हुए वो 2014 के बाद से खराब चल रहे हैं, राइट। वरना आप अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन और रशिया में बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं सर, बहुत प्यारे संबंध रहे हैं। ऑल्दो यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, जो यूएसएसआर 1991 में 15 अलग अलग देशों में डिसइंटीग्रेट हो गया, उसमें से बहुत सारे देश
उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, दिस यूक्रेन, ऐसे करके बहुत सारे 15 देश बने, राइट। बट यूक्रेन जो है, यूक्रेन वाज ए पार्ट ऑफ यूएसएसआर, और उसका एक यूएसएसआर का एक मेजर पार्ट आज के डेट में रशिया के नाम से जाना जाता है। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ यूएसएसआर इज known by that called Russia, name called Russia today. So यूएसएसआर के साथ जो रशिया के साथ यूक्रेन जो है वो एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड शेयर करता है। कल्चरली भी रशिया के जैसा है, वहाँ पे एथनिसिटी भी काफी 30% एथनिक लोग जो है रशियंस रहते हैं वहाँ पे, रशियन स्पीकिंग लैंग्वेज लोग रहते हैं वहाँ पे। कल्चरली, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू सिस्टम, in terms of history, in terms of spirituality, everything Ukraine shares with Russia, एक स्पेशल बॉन्डिंग है। और यही रीजन है कि लास्ट ईयर की बात अगर करें तो प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने एक नोट लिखा था, काफी इमोशनल नोट था वो, कि रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ काफी वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज शेयर करता है, हिस्ट्री शेयर करता है, स्पिरिचुअलिटी शेयर करता है, वैल्यू सिस्टम शेयर करता है, ट्रेडिशन शेयर करता है, कन्वेंशन शेयर करता है, ये सारी चीजें, जिसको कि यूक्रेन ने बेसिकली एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डायलॉग बोला था, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, सो 2014 के बाद से यूक्रेन का जो झुकाव है, यूक्रेन का जो रुख है, वो थोड़ा नाटो फोर्सेस की तरफ बढ़ रहा है। इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द नाटो फोर्सेस। यू मस्ट बी नोइंग नाटो क्या है। 1949 में नाटो बना था, and it is actually the group of countries, right? It is the military alliance of US, right? US और बहुत सारे देश हैं नेटो के अंदर। नेटो का एक सिंपल सा मोटिव है कि भाई अगर इन नेटो के कंट्रीज में, नेटो मेंबर्स में आज की डेट में टोटल 30 नेशंस, पहले 11 देश हुआ करते थे नाटो जब बना था, तो आज 30 कंट्रीज है, यानी कि नाटो एक्सपैंड कर रहा है, राइट। एंड मेजरली नाटो कंट्रीज आप कहाँ देखेंगे, कनाडा है, यूएस है, राइट। उसके बाद फिर आपको मेजरली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आपको एज ए नाटो मेंबर्स दिखेंगे, राइट। तो हंगरी, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोर्चुगल, स्पेन, ये तो है ही, राइट। बट नाउ नाटो इज मूविंग टुवर्ड्स मेंबरशिप टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में आपको अच्छे से पता है ये रशिया भी आता है, ठीक है। सो यूक्रेन का एक झुकाव है नाटो की तरफ, और 2008 में नाटो की तरफ से एक प्रपोजल भी आया था कि जॉर्जिया और यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन कर सकता है। ऑल्दो ऑफिशियल मेंबर नहीं है यूक्रेन अभी नाटो का, बट अगर, और नाटो में एक सबसे बड़ी अच्छी ये आपस में उनका समझौता है, एग्रीमेंट है सारे कंट्रीज का, कि अगर नाटो के आप मेंबर हैं और आप पे किसी ने अटैक किया तो वो माना जाएगा कि वो यूएस पे अटैक है, क्योंकि नाटो का जो मुखिया है, सरपंच है, चौधरी है, वो यूएस है, यूएस मानता है, राइट। यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में जब यूएस के ट्रूप्स आए तो नाटो के और भी जर्मनी, फ्रांस, यूके, उसके भी फोर्सेज आए, राइट, लड़ने के लिए, वहां जो तालिबान थे, राइट। तो नाटो के किसी भी देश पे अगर आप कोई अटैक होता है तो सीधे यूएस पे माना जाएगा अटैक, और बेसिकली यूएस जो है अपने सैनिक, अपने आर्टिलरीज, अपने मिलिट्री वहां पे भेजेगी, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन जाता है, अगर बन जाता है मान लीजिए, तब तो आप बेसिकली रशिया के बॉर्डर को इन्वेड कर देंगे। नाटो मेंबर्स, आपको नाटो के जो फोर्सेस हैं, मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, राइट, आर्टिलरीज हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो तो सारे यूक्रेन के बॉर्डर में मिलेंगे, एंड दैट विल बी अ बिग थ्रेट टू रशिया। रशिया के लिए तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होगा ना, ये तो नेशनल सिक्योरिटी इशू हो जाएगा रशिया के लिए। रशिया बार बार इस चीज से बचना चाह रहा है। इनफैक्ट रशिया बिल्कुल चाहता है कि मेरे जो पड़ोसी देश हैं, जो ईस्टर्न यूरोप के पार्ट हैं, वो कम से कम नाटो के मेंबर्स ना बने, लेकिन रशिया इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। रशिया से ही टूट करके, यूएसएसआर से ही टूट के जो देश अलग हुए हैं, राइट, जिस तरह से कि कुछ कंट्रीज हैं लाइक एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये ऑलरेडी नाटो के मेंबर्स हैं, राइट। अब यूक्रेन जो करंटली जो है, यूक्रेन इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर रशिया, क्योंकि रशिया का कुछ पार्ट एशिया में आता है, कुछ पार्ट यूरोप में आता है। अगर रशिया को आप साइड में रख दें तो यूक्रेन इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। और यूक्रेन में नाटो के आने का मतलब है कि बेसिकली आपने एक तरह से दैट विल बी अ बिग थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ रशिया। रशिया डज नॉट वांट दिस टू हैपन, स्पेशली विद अ लीडर लाइक व्लादिमीर पुतिन। पुतिन का बैकग्राउंड आप जानते हैं, वो बेसिकली स्पाई हुआ करते थे केबीजी में, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रशिया की। एंड ऑब्वियसली ही इज ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ ही इज अ वेरी स्पोर्टी एंड वेरी आर्मी सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ पर्सन। ही वाज नॉट इन द आर्मी बट ही वाज अ स्पाई। वो मार्शल आर्ट सीखा, उन्होंने कहा भी था मार्शल आर्ट में सीखने के बाद इट हैज चेंज्ड माय लाइफ, राइट। उन्होंने जूडो वगैरह में किया हुआ है, काफी ट्रेनिंग ली हुई है। एंड आप अभी भी देखेंगे अल्फा मेल का उन्होंने एक बेसिकली अपना एक परसेप्शन बना रखा है इस तरह से, राइट।
एंड यू नो वेरी वेल दैट हाउ स्ट्रॉन्ग अ लीडर ही इज। पिछले 22 ईयर से वो बेसिकली 1999 से वो रशिया के सत्ता में है, रशिया के पॉलिटिक्स में है, राइट, टॉप मोस्ट पोजीशन पे। और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से अमेंड किया उन्होंने, पुतिन ने, कि 2036 तक वो पावर में रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है, राइट। सो let's see that what actually happens. So मैं एक presentation आपके साथ share कर रहा हूँ, and through this presentation let's try and discuss that what are the major aspects of this particular war. So आप यहाँ पे देखें, so we are going to discuss Russia Ukraine war. अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप ये फोटो देख रहे हो तो ये पता नहीं चल रहा है कि ये वॉर एक्चुअली किसके बीच में है। हम कह तो रहे हैं कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है, बट इसमें एक कहीं ना कहीं जो बाइडेन जो है वो काफी इन्वॉल्व है। आए दिन, हर एक दिन, every day, you know, you'll find some statement from Joe Biden, right? जो कहते हैं कि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी में कभी भी, इनफैक्ट उन्होंने तो डेट दे दिया था 16 फरवरी को रशिया जो है वो इन्वेड करेगा, यू नो, यूक्रेन को। अभी उन्होंने आज दिया है कि हो सकता है कि आज एक स्टेटमेंट दिया है कि हो सकता है कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज करे यूक्रेन पे, राइट। सो बेसिकली यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस चीज को लेकर के काफी, यू नो, सजग है, काफी, यू नो, अवेयर है कि व्हाट इज द नेक्स्ट मूव ऑफ रशिया, क्योंकि यूएस का वेस्टर्न इंटरेस्ट है सर इसमें। लास्ट ईयर नवंबर के महीने में आपने देखा होगा कि बेलारूस के रास्ते यूएस ने बेसिकली रशिया ने अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करना शुरू किया था यूक्रेन बॉर्डर पे एंड बेलारूस के बॉर्डर पे, ठीक है। और इसको जब काउंटर किया गया था कि भाई इतने फोर्सेस को क्यों डेप्यूट कर रहे हैं आप, इतना मोबिलाइज क्यों कर रहे हैं अपने मिलिट्री को, तो रशिया ने एक बहाना दिया था, कहा था रशिया ने कि भाई ये रेगुलर मिलिट्री ड्रिल है, प्रैक्टिस है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, राइट। बट अल्टीमेटली धीरे धीरे करके 2 लाख के आसपास सैनिकों का जमावड़ा हो गया, सोल्जर्स का, यूक्रेन बॉर्डर पे। एंड फाइनली आपने देखा होगा कि बेसिकली ऑन 23rd 24th ऑफ February अल्टीमेटली रशिया डिक्लेयर्ड अ वॉर, राइट। एंड वॉर इज इन द 7th, यू नो, डे नाउ। अभी आपने अगर न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे रिपोर्टर्स जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कह रहे थे आज कि पीछे सायरन की आवाज आ रही है, और सायरन की जब आवाज आ रही है इसका मतलब कि कोई एयर रेड होगा, कोई एयर स्ट्राइक हो सकता है कीव में, जो कि कैपिटल सिटी है इसका, यू नो, यूक्रेन का, ठीक है। सो इसमें कहीं ना कहीं बीच में एपी सेंटर अगर आप देखें तो जो बाइडेन है, क्योंकि बेसिकली अगर कोई सबसे बड़ा अगर कोई पिलर है, अगर यू नो प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर जेलेंस्की है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट, राइट, उनके पास कोई सबसे बड़ा फाउंडेशन है तो नाटो है। वो एक्चुअली नाटो पे बैंक कर रहे थे ऑलरेडी। यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, बट इनको ऐसा लग रहा था कि शायद जब लड़ाई होगी, इन्वेड करेगा रशिया, तो नाटो हमारे रेस्क्यू के लिए आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। नाटो जो है उनको सप्लाई दे रहा है वेपन्स का, राइट, इनको आर्म्स दे रहा है, एम्युनिशंस दे रहा है, ठीक है। इनके कहने पे बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहा है रशिया पे, बट नाटो का कोई भी देश डायरेक्टली रशिया के सामने नहीं आ रहा है। नाटो इज वेरी मच कॉशियस अबाउट दिस कि भाई अल्टीमेटली हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर क्रिएट नहीं करना है, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, और भगवान करे, ईश्वर करे कि ऐसी स्थिति ना आए, वरना फिर वर्ल्ड, इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, अगर कहीं पे वॉर होता है तो इट विल बी अ बिग लॉस टू एवरीबॉडी, राइट। सो ये क्या सिचुएशन है, लेट्स सी। तो आप देखें यहाँ पे ये नाटो मेंबर्स है। देखिए रशिया को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, रशिया को कहाँ कहाँ दिक्कत है। ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप नाटो मेंबर्स देख रहे हैं तो यू हैव 30 नाटो मेंबर्स, जो आज से, यू नो, जब शुरू हुआ था नाटो, जब बनाया था यूएस ने, नाटो का मुखिया यूएस, तो उस समय 11 मेंबर्स हुआ करते थे, 11 मेंबर्स, नाउ इट इज 30 मेंबर्स। आप देखिए एक तरह से मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है, अगर ये वेस्टर्न यूरोप देखिए, दिस इज वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है, सपोज कीजिए फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, तो वेस्टर्न यूरोपियन के सारे, यूरोप के सारे कंट्रीज तो हैं ही है नाटो के मेंबर्स। नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में रशिया कभी नहीं चाहता था कि ईस्टर्न यूरोप में जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, रशिया के बॉर्डरिंग नेशंस हैं, वो कभी नाटो के मेंबर्स बने, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बी अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ रशिया, राइट। लेकिन आप देखें कि एस्टोनिया, जो कि बेसिकली रशिया से ही जन्म लिया, लातविया, लिथुआनिया, राइट, ये ऑलरेडी बेसिकली नाटो के मेंबर्स है। पोलैंड ऑलरेडी है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बल्गेरिया है, टर्की है, दीज ऑल आर मेंबर्स, राइट। ये है यूक्रेन, दिस इज यूक्रेन, टिल नाउ इट इज नॉट अ मेंबर। अगर यूक्रेन मेंबर बन जाता है नाटो का, तो आप देखिए यूक्रेन की बॉर्डर जो है, ये अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर का बॉर्डर जो है, ये बेसिकली बनाता है यूक्रेन विथ रशिया, राइट। यहाँ पे आप नाटो चाहेगी तो अपने फोर्सेस को यहाँ पे बेसिकली इंस्टेट कर सकती है,
ठीक है, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट, अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नाटो ले आ सकती है। और नाटो का मतलब है प्राइमरीली यूएस। यहाँ पे यूएस के मिसाइल्स देख सकते हैं आप, यूएस के वेपन्स देख सकते हैं, राइट। अब आप ये देखिए कि ये रशिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट होगा। थ्रेट इन द सेंस ये होगा कि यहाँ से इस बॉर्डर से मॉस्को की दूरी जो है वो 640 किलोमीटर के आसपास है। और अभी बेसिकली अगर आप कहीं यहाँ से देखें तो यहाँ से मॉस्को की दूरी जो है वो 1600 किलोमीटर, जो नाटो मेंबर्स हैं वहां से नियरेस्ट जो दूरी है वो बेसिकली 1600 किलोमीटर, ठीक है। चाहे आप यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, इट इज 1600 किलोमीटर। कोई भी देश क्यों चाहेगा कि हमारे सर पे आकर के दुश्मन खड़ा हो जाए? कोई भी देश नहीं चाहेगा, राइट। सो बेसिकली डेफिनेटली इट इज अ बिग थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ रशिया, ये तो है ही। और रशिया ने सच पूछिए तो रशिया ने यूक्रेन से कुछ नहीं मांगा था। रशिया ने तो जो मांगा था यूएस और नाटो से मांगा था। उसने जो भी शर्तें रखी थी कि भाई हम यूक्रेन पर अटैक नहीं करेंगे, हमारी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या थी? वो सिंपली ये शर्तें थी कि भाई आप ईस्टर्न यूरोप में जितने यूएस ने जितने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बनाए हैं उसको हटा ले, किसी भी हालत में यूक्रेन को जो है नाटो का मेंबर ना बनाए, जितने भी न्यूक्लियर सेटलमेंट्स आपने लगाए हुए हैं ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप में वो सारे हटा लीजिए। क्योंकि रशिया तो यही चाह रहा था ना, रशिया की तो यही मंशा थी। लेकिन अल्टीमेटली जब ये बात चल रही है कि बेसिकली एंड एक्चुअली जो पॉलिसी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूक्रेन ने लिखा हुआ है कि भाई वी मे बिकम अ पार्ट ऑफ नाटो। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रोवोक किया इस चीज ने व्लादिमीर पुतिन को टू इन्वेड यूक्रेन, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये एरिया अगर आप देखें ये क्रीमिया का एरिया है, राइट। दिस इज द क्रीमिया पेनिनसुला। अगर मैं आपको इस मैप में दिखाऊं तो आप ये मैप को इस ध्यान से देखिए। ये तो देखिए इस मैप में आप देखें तो 29 मेंबर्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअली 30 मेंबर्स हैं। 2020 मार्च के महीने में नॉर्थ मैसिडोनिया, मैसिडोनिया कंट्री है नॉर्थ मैसिडोनिया, इसने बेसिकली नाटो ज्वाइन किया था। सो नाटो हैज नाउ 30 मेंबर्स। और नाटो ये मुहिम पे चल रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा देशों को ऐड करें। और अभी बेसिकली इसका जो एपी सेंटर है मेंबर्स का वो यूरोपियन कंट्रीज। और स्वाभाविक सी चीज है कि रशिया इज नॉट रशिया जो नाटो के मेंबर्स अगर रशिया के पास की तरफ बढ़ेंगे रशिया ज्यादा इनसिक्योर होगा, राइट। उसका रीजन भी है, उसका रीजन ये है कि जो देश आज से 30-40 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति थी, इट वाज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने देखा होगा 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, सो 1945 से लेकर के, इफ आई जस्ट टेल यू दिस, 1945 से लेकर के 1991 तक ये कोल्ड वॉर का एरा था। इट वाज द एरा ऑफ द कोल्ड वॉर। और इस पूरे टाइम पे रशिया वाज द वर्ल्ड्स सुपर पावर। यूएस नंबर 2 पे था, रशिया नंबर 1 पे था। 1991 में जब रशिया डिसइंटीग्रेट कर गया, टूट गया 15 अलग अलग देशों में, और वो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, राइट। उसके बाद 1991 के बाद तब यूएस ने डिक्लेयर किया कि भाई कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, एंड नाउ देन सब्सिक्वेंटली द यूएस बिकम द वर्ल्ड्स सुपर मोस्ट पावर। अब सेकंड नंबर पे चाइना आ गया है, ठीक है। बट आप ये सोचिए कि जो देश 45 इयर्स तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर रहा हो, और उस देश के बॉर्डर पे जाकर के अगर आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो अपनी सेना खड़ी कर दे, या फिर वहां पे एक डर हो, एक अनसर्टेनिटी हो कि यहाँ पे इन्वेड हो सकता है हमारा बॉर्डर, तो सोचिए उस देश को कितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी। ऐसा तो है नहीं कि रशिया कभी बहुत छोटा रहा हो या रशिया कमजोर देश रहा हो, वर्ल्ड का सुपर पावर था, राइट। एंड नाउ इट इज कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग थ्रेट्स कि भाई अगर यूक्रेन बन जाता है तो भाई इट इज डेफिनेटली अ थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी, राइट। तो ये एक चीज है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्यों हुआ था डिसइंटीग्रेशन, लेकिन उसके और भी एस्पेक्ट्स हैं इसके, यूक्रेन के ऊपर जो अटैक हुआ है। सो मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया इज द लेटेस्ट कंट्री ऑन इन द मार्च 2020 टू जॉइन नाटो, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि व्हाई बेसिकली यूक्रेन इज गेटिंग इन्वेडेड। यूक्रेन का इन्वेजन क्यों हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। आप देखिए यहाँ पे यूक्रेन का मैप, अगर आप यूक्रेन का मैप अगर देखें तो ये आप देखिए 2014 में आपने देखा होगा ग्रुप ऑफ 8 G8 कंट्रीज, जिसका पार्ट यूएस भी है, और 2014 से पहले G8 का पार्ट रशिया भी हुआ करता था। 2014 मार्च के महीने में रशिया ने कुछ ऐसा किया कि उसको G8 से निकाल दिया गया, नाउ इट इज ओनली G7। सो बेसिकली रशिया वाज आउटस्टेड ऑफ G8, तो रशिया G8 के बाहर है। और उसी समय रशिया के ऊपर काफी इकोनॉमिक एंड सैंक्शंस लगा दिए गए थे। रशिया के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनके बैंक अकाउंट को, फॉरेन कंट्रीज में उनका अगर बैंक अकाउंट है, पैसे है, तो उसको फ्रीज कर दिया गया था।
बहुत सारे लीडर्स है रशिया के जिसके कि फॉरेन कंट्री विजिट पर रोक लगा दी गई थी। बहुत सारे देशों ने अपने अपने कंपनीज को मना कर दिया था कि रशियन कंपनी के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। बहुत सारे देशों ने अपने कंपनीज को ये अपने देश के कंपनीज को कह दिया था कि रशिया से कोई भी नेचुरल गैस की सप्लाई आप नहीं लेंगे या ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो आप सोचिए कि रशिया को कितना जबरदस्त लॉस है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस 2014 में ये सैंक्शंस लगा रशिया पे, राइट, बट इन स्पाइट ऑफ दिस रशिया इज एक्चुअली डूइंग इट्स बिट, राइट। अब देखो रशिया की इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है। आई कैन नॉट से दैट रशिया इज डूइंग वेरी वेल। एक समय रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर हुआ करता था। जीडीपी वाइज आज रशिया काफी कम है अगर आप यूएस और चाइना से कंपेयर करें तो, राइट। लेकिन 2014 में रशिया को G7 से G8 से क्यों निकाल दिया? बिकॉज रशिया इन्वेडेड दिस क्रीमिया रीजन, क्रीमिया को इसने इन्वेड किया था। अब देखिए 2014 से पहले ना जो यूक्रेन में जो सरकार थी, अब ये यूक्रेन जो है, यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया। क्रीमिया वाज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन का पार्ट था जो कि आज रशिया का पार्ट है। यूक्रेन ने ऑटोनॉमी दी हुई थी क्रीमिया को, राइट। क्रीमिया गॉट अ ऑटोनॉमी फ्रॉम यूक्रेन, राइट। यूक्रेन का पार्ट था, यूक्रेन के अंडर में ही था, बट अपना ऑटोनोमस रीजन था, अपने डिसीजंस खुद लेता था, अपने नियम खुद बनाता था क्रीमिया। बट अचानक से क्या हुआ कि यूक्रेन में 2014 से पहले जो यहाँ पे प्रेसिडेंट विक्टर हुआ करते थे, ठीक है, प्रेसिडेंट जो हुआ करते थे यूक्रेन के विक्टर, राइट, वो काफी प्रो रशियन थे, राइट। 2013 में यूरोपियन यूनियन ने उनके साथ उनको बेसिकली ऑफर किया कि भाई हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कीजिए $1 बिलियन का, ठीक है। उन्होंने नहीं किया, इट टर्न डाउन द ऑफर। और 2014 में जाकर के उन्होंने बेसिकली रशिया के साथ $multi billion एग्रीमेंट साइन किया, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोगों में काफी बेसिकली डिससैटिस्फैक्शन हुआ। यूक्रेन के लोग ये सोचने लगे कि भाई ये जो प्रेसिडेंट है, राइट, ही इज अ पपेट प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया, रशिया के इन्फ्लुएंस में काफी। और सच पूछिए तो रशिया ने किया भी ये था कि अपने अगल बगल के देशों में, राइट, पहले, राइट, जो भी सरकारें थी वहां पे, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हुआ करती थी 1991 से पहले, वो एक तरह से रशिया के इशारे पे चलती थी। यूक्रेन में भी जो प्रेसिडेंट विक्टर थे वो रशिया के इशारे पे चलते थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज उसी के बेसिस पे बनाते थे। कोई भी चाहेगा भाई कि भाई जब हमारे एथनिसिटी हमारी सेम है, हमारा कल्चर सेम है, हमारी हिस्ट्री सेम है, हमारा वैल्यू सिस्टम सेम है, तो बेसिकली हमारे साथ ज्यादा प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए उस देश की। तो यूक्रेन और रशिया में से यही संबंध थे, काफी प्रॉक्सिमिटी थी, राइट। 2014 से पहले संबंध बहुत अच्छे थे। तो 2014 में जब बेसिकली प्रेसिडेंट विक्टर ने एग्रीमेंट साइन किया $multi billion रशिया के साथ, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये तो पपेट प्रेसिडेंट है, ये तो बेसिकली रशिया के कमांड में ज्यादा है, रशिया के कंट्रोल में ज्यादा है। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए तो फाइनली ऐसी स्थिति आ गई कि प्रेसिडेंट विक्टर को अपने खुद के अपने देश को छोड़ के भागना पड़ा और जाके रशिया में उनको शरण लेना पड़ा, राइट। एंड फाइनली व्हेन ही लेफ्ट हिज कंट्री वेंट टू रशिया, यहाँ पे यूक्रेन में बेसिकली एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं कि वो इलीगल गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट सही नहीं थी, राइट। लेकिन उस गवर्नमेंट बनने के बाद, जब वो गवर्नमेंट बनाई गई, गवर्नमेंट बनने के बाद फिर रशिया ने डिसाइड किया, पुतिन ने डिसाइड किया कि भाई क्रीमिया को इन्वेड करेंगे, इस क्रीमिया को। और यहाँ पे बेसिकली विद्रोह हो गया, विद्रोह करा दिया गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एथनिक रशियंस बहुत रहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन में 30% पॉपुलेशन जो है वो रशियन एथनिसिटी की रहती है, रशियन लैंग्वेज बोलती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें अभी करंटली जहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पे कि रशिया ने ऑलरेडी इसको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया है, इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है। जैसे आप देख रहे होंगे लुहांस्क ये एरिया, डोनेस्क ये एरिया, राइट, खार्कीव, ये देखिए रशिया के बॉर्डर से सटा हुआ है। आज जो हादसा हुआ है, जो स्टूडेंट की डेथ हुई है, वो खार्कीव में हुई, ठीक है। यहाँ पे रशियन एथनिसिटी के ज्यादा लोग रहते हैं। ओडेसा, यहाँ पे भी रशियन एथनिसिटी के ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पे भी आप देखिएगा, अगर ये क्रीमिया का एरिया देखिएगा जो 2014 में ऑलरेडी रशिया ने इन्वेड कर लिया है और अपने खुद में मिला लिया, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ रशिया, यहाँ पे भी रशियन एथनिसिटी के काफी लोग रहते थे। तो 2014 में जब प्रेसिडेंट विक्टर अपने देश को छोड़ के चले गए बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, राइट, उनको जान बचा के भागना पड़ा। उनको लगा कि नहीं तो ऐसा तो ना हो कि कहीं मेरी जान चली जाए, प्रोटेस्टर्स मुझे मार दें। ही वेंट टू रशिया एंड फाइनली उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनाई यूक्रेन में। और यूक्रेन में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो वो गवर्नमेंट जो है वो प्रो वेस्ट गवर्नमेंट बनी। प्रो वेस्ट का मतलब है कि उनका प्रॉक्सिमिटी यूरोपियन यूनियन से ज्यादा था, राइट। इस चीज के जवाब में बेसिकली प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या किया कि क्रीमिया को इन्वेड किया, इसको चारों तरफ से सैनिक से घेर लिया, सेना से,
और 3 दिन के अंदर इसके मेजर एयरपोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स, राइट, मेजर हाईवेज वगैरह पे कंट्रोल कर लिया रशिया ने। और फाइनली यहाँ पे रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम का मतलब है लोक मत, लोगों से कहा कि तुम बेसिकली चुनो कि तुम बेसिकली यूक्रेन के साथ रहना चाहते हो या रशिया के साथ रहना चाहते हो, इसको रेफरेंडम कहते हैं। एंड फाइनली ये कहा जाता है कि 85% से ज्यादा लोगों ने चुना कि हम बेसिकली चूज किया कि हम रशिया के साथ रहना चाहेंगे। हालांकि इसको वर्ल्ड के दूसरे दूसरे कंट्रीज ने इसको कहा कि इट्स एन एनेक्सेशन, राइट, एनेक्स किया है, यानी कब्जा किया है रशिया ने क्रीमिया पे। इसका रीजन ये है कि कोई भी फॉरेन मीडिया अलाउड नहीं थी वहां पे, कोई ऑब्जर्वर नहीं था ये ऑब्जर्व करने के लिए भाई वो जो रेफरेंडम हुआ है फ्री एंड फेयर हुआ है या नहीं हुआ है, या प्रेशर में हुआ है, ये कोई था नहीं उसको विटनेस करने वाला। बट फाइनली रशिया ने कहा कि भाई यहाँ पे रेफरेंडम हुआ है, लोग चाहते हैं कि हम रशिया के साथ जाएं, एंड फाइनली रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया। एनेक्स इनफैक्ट इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ रशिया। दूसरे देश इसको एनेक्सेशन कहते हैं, बट रशिया कहता है कि नहीं भाई ये रेफरेंडम का नतीजा है। अच्छा, क्रीमिया को इन्वेड करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी था। देखिए, एक तो आप समझिए कि क्रीमिया का क्या लोकेशन है, जबरदस्त लोकेशन है इसका, राइट। आप देखिए ब्लैक सी, ये सी ऑफ एजोव है, इसके यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है। अगर आपको मेडिटेरेनियन सी में जाना है, आपको ब्लैक सी में जाना है, राइट, तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आप देखिए, आपको पूरे यूरोप के साथ अगर मान लीजिए इफ यू वांट टू हैव, अब देखिए रशिया यहाँ पे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ जमीन है, अब देखिए देश है। लेकिन अगर सी रूट की बात करें तो रशिया के पास देखिए, अगर ये क्रीमिया के एरिया रशिया के पास आ गया तो रशिया को कितना फायदा हो जाएगा ट्रेड में, पूरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ऑल वेदर पोर्ट्स है। सिमरपुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। ये देखिए, आप देखिए, ये सारे पोर्ट्स है यहाँ पे समंदर के रास्ते। ऑल वेदर पोर्ट्स का मतलब है कि ठंड के महीने में यूरोपियन कंट्रीज में ठंड तो बहुत जबरदस्त पड़ती है, राइट। जो रशिया के पोर्ट्स हैं नॉर्दर्न साइड में, वो फ्रीज हो जाते हैं सर, जम जाते हैं। वहां पे ठंड के महीने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत मुश्किल होता है, बर्फ का एक परत जम जाता है समंदर के ऊपर। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए इट्स ऑल वेदर पोर्ट्स, काफी आसान है आपके लिए यहाँ पे जाना, राइट। दूसरी चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे रिसोर्सेज काफी है, यहाँ पे अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं जो कि बेसिकली रशिया को मिल सकता है। एंड एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका, क्रीमिया का। तो क्रीमिया बेसिकली जो है वो अब रशिया के कब्जे में आ गया, रशिया के अंदर आ गया। इस चीज को देख करके 2014 में मार्च के महीने में जब क्रीमिया को रशिया ने अपना पार्ट डिक्लेयर कर दिया, तो G7 से G8 से उसको हटा दिया गया। नाउ इट इज ओनली G7, ठीक है। लेकिन उसी समय से ये जो यहाँ पे जो आप दो तरह के लोग रहते हैं यूक्रेन में, एक तो 30% रशियन एथनिसिटी के रहते हैं, और 70% जो है जो लोग हैं वो बेसिकली दे आर द एक्चुअली नेटिव यूक्रेनियंस। वो एक्चुअली नेटिव यूक्रेनियंस है, प्रॉपर यूक्रेन के रहने वाले। नाउ उनको ऐसा लगता है, अब देखिए देश दो भागों में बटा हुआ है, एक रशियंस है, एक यूक्रेनियंस। यूक्रेनियंस मेजॉरिटी में है, रशियंस माइनॉरिटी में है, उनकी संख्या जो है वो 30% है। अब देखिए, यूक्रेनियंस को ऐसा लगता है कि पिछले 500 सालों से वी आर अ काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स, राइट। हमें रशिया जो है बेसिकली अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इनको, यूक्रेन को पिछले 500 सालों से लग रहा है ऐसे, यूक्रेन के लोगों को। वो कहते हैं कि भाई वी हैव बीन अंडर डिस्ट्रेस फॉर द लास्ट 500 ईयर्स, और बेसिकली रशिया जो चाहता है वही हमसे करवाना चाहता है, हमारी लीडरशिप को भी कंट्रोल करता है, राइट। इसके रिटेलिएशन में द यूक्रेन वांट्स टू मूव टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ जाना चाह रहा है, राइट। इनफैक्ट सच पूछे तो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहता है यूक्रेन, नाटो फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है, बट जो कि रशिया पे उसको बिल्कुल गवारा नहीं। रशिया के साथ अगर ऐसा होता है कि यूक्रेन अगर नाटो ज्वाइन कर लेता है, तो बेसिकली रशिया के लिए, मैंने जैसे बताया, बहुत बड़ा थ्रेट होगा उसके लिए, ठीक है। अब देखिए क्यों है ऐसा, ये थोड़ा सा इसको समझिए भी, इसका कारण क्या है कि वाई द यूक्रेन और द अदर कंट्रीज, दूसरे जो और देश हैं, वो थोड़ा क्यों एंटी रशिया क्यों है। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 1991 से पहले यूएसएसआर का ये रूप था, राइट। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको यूएसएसआर कहते हैं, राइट। यूएसएसआर का फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये टूट करके आज 15 अलग अलग देशों में बट गया है। 1991 में ये डिसइंटीग्रेशन हुआ था रशिया का। अब आप देखिए जरा, इफ यू हैव अ लुक एट दिस, राइट, ये देखिए डिसइंटीग्रेशन के बाद ये स्थिति हो गई। So this was USSR, unified, Russia, और ये बेसिकली 15 रिपब्लिक्स का, 15
15 सोशलिस्ट रिपब्लिक का यूनियन था। जैसे हम कहते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो 50 अलग अलग स्टेट्स का एक यूनियन है, राइट। ठीक उसी तरह से 15 अलग अलग रिपब्लिक्स का एक यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर। इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अब ये धीरे 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 क्या हो गया कि 1991 से पहले ऐसा होता था, 1991 के बाद ये बट गया। अब देखिए कितने देशों में बट गया। अगर आप देखिए 15 देशों में, एस्टोनिया, लातविया, ठीक है, लिथुएनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ऐसे अलग अलग देशों में बट गया रशिया। इसकी भी एक कहानी बहुत दिलचस्प है और इसका कहीं ना कहीं आज के सिनेरियो से लेना देना है, ये वॉर क्यों चल रहा है। अब आप देखिए ये सारे देशों में अगर देखेंगे तो यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में रशिया के बाद जो सबसे बड़ा देश एरिया वाइज है वो यूक्रेन है, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यूक्रेन का। अगर यूक्रेन को कोई इन्वेड कर लेता है, यूक्रेन तक पहुंच जाता है, इसका मतलब कि आप रशिया के सर पे पहुंच गए, ठीक है। यही रीजन है कि व्लादिमीर लेनिन, जो कि रशियन रेवोल्यूशन के नायक हुआ करते थे 1922 में, राइट, उन्होंने कहा था यूक्रेन को खोना ठीक वैसा ही है जैसे किसी शरीर से उसके सर को हटा दिया जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी बात लेनिन ने कही कि यूक्रेन को खोना रशिया के लिए वैसा ही है या यूएसएसआर के लिए वैसा ही है जैसा कि कोई शरीर अपने सर को खो दे, राइट। सो ये कितना इंपॉर्टेंट था। आप देखिए, अगर आप देखें तो 1917 से पहले ये पूरा जो रशियन साम्राज्य आपको दिख रहा है, ये जो यूएसएसआर दिख रहा है, रशिया तो अब नाम पड़ा, ये पूरा यूएसएसआर, इट वाज कंट्रोल्ड बाय वन किंग, ठीक है। उनका नाम था चार्ल्स निकोलस, राइट। ये राजा हुआ करते थे, उसमें राजतंत्र था, राइट, इट वाज अ मोनार्की, सो इट वाज कंट्रोल्ड बाय चार्ल्स निकोलस। 1917 में एक रेवोल्यूशन हुआ एंड इट वाज द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले वर्ल्ड वॉर का टाइम था, ये चल रहा था, जो 1914 से 1919 चला था पहला वर्ल्ड वॉर। उसके दौरान यहाँ पे 1917 में इसी रशिया में, इसी यूएसएसआर में एक रेवोल्यूशन है जिसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं या रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इस रेवोल्यूशन के जो महानायक हुआ करते थे वो ये साहब हुआ करते थे, व्लादिमीर लेनिन। अब देखिए, आपने देखा होगा कि इनका नाम बहुत ही फेमस है, स्पेशली अगर कोई ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है और आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा तो लेनिन, मार्क्स वगैरह की काफी थियरीज पढ़ी होंगी आपने। इनफैक्ट मैं आपको इंडिया में बताऊं तो लेनिन के बेसिकली विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे भगत सिंह भी। लेनिन पे किताब लिखी बहुत सारे क्रांतिकारी इंडिया में भी पढ़ा करते थे 1920s के दौरान, जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे। सो लेनिन, अब देखिए 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ, वहां पे तख्ता पलट हो गया, चार्ल्स निकोलस को हटा दिया गया, ठीक है। और 1917 से लेकर के 1922 के बीच में आपस में वहां पे काफी कम्युनिस्ट पार्टीज हुआ करती थी, वहां पे काफी उनके बीच में गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर हुआ। फाइनली लेनिन ने 1922 में सबको शांत कर दिया, सब कुछ शांत कर दिया, और उन्होंने बेसिकली एक स्थापना की एक देश की, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं। अब लेनिन का यह मानना था कि भाई इस यूएसएसआर में 100 से ज्यादा एथनिसिटी के लोग रहते हैं, 100 सेक्ट्स रहते हैं, राइट, अलग अलग रिलीजियस माइंडसेट के लोग रहते हैं, इतने ज्यादा सेक्ट्स हैं, राइट, इतने ज्यादा रिलीजियस माइंडसेट्स हैं, इतने ज्यादा बिलीफ्स हैं, राइट, बहुत अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। बट इनका मानना था, जिसमें मेजॉरिटी रशियंस थे, बट लेनिन का मानना था कि समय के साथ, राइट, ये सब एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे एंड वी कैन क्रिएट ए ग्रेट कंट्री, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा विचारधारा था एंड ही वांटेड टू ब्रिंग डेमोक्रेसी टू यूएसएसआर, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज चाहते थे। बट 1924 में ही पास्ड अवे, और 1924 में जोसेफ स्टालिन, आपको ये दिख रहे होंगे, जोसेफ स्टालिन यहाँ के प्रेसिडेंट बने। इनफैक्ट प्रेसिडेंट नहीं हुआ करता था, यहाँ पे बेसिकली एक पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसका जो जनरल सेक्रेटरी होता था वही इस देश को हेड करता था। So he became the general secretary of Communist Party, right? And the Communist Party controlled the entire nation, right? Everything it controlled. अब ये जो जोसेफ स्टालिन थे, ये थोड़े से आपको डिक्टेटर टाइप थे, तानाशाह थे, he wanted to control everything, right? And यही रीजन है कि हालांकि इन्हीं के रीजन में 5 ईयर प्लान आया, इन्होंने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया, जो कि वर्ल्ड के बहुत सारे देश फॉलो करते हैं। हमने भी प्लानिंग कमीशन बनाया था रशिया के इस विजन से इंस्पायर्ड होकर के, राइट, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन ये थोड़े तानाशाह थे और बेसिकली इनका बहुत, इट वाज अ वेरी क्लोज सिस्टम, राइट। इन्होंने बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन लेने के लिए एक छोटा सा एक ग्रुप ऑफ मेन बनाए थे जो इनके काफी विश्वास पात्र थे, जिसको पोलित ब्यूरो कहा जाता है। पोलित ब्यूरो में कुछ 8-10 चुनिंदा लोग थे, वही डिसीजन लेते थे, वही लीडर को चूज करते थे, ठीक है जी। और फाइनली
ही वॉज अ डिक्टेटर। इनको बहुत बार कहा जाता है कि बहुत बार इनको अपने ही ऑफिसर्स पे विश्वास नहीं होता था, तो he used to sentence them as well, he used to imprison them as well, even ask the men, ask the army to kill them as well, right? So इनके टाइम पे क्या था कि देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नो फ्री प्रेस, राइट? कोई आवाज नहीं उठा सकता था, सरकार सब कुछ तय करेगी, आप बेसिकली सभी लोगों को सरकार के लिए काम करना है, ठीक है। फाइनली स्टालिन पास्ड अवे इन 1950s, और 1950s के बाद आप देखेंगे कि अलग अलग लोग फिर प्रेसिडेंट बने। ये फिर आप इनका नाम है निकिता खुशरेव, राइट? ये प्रेसिडेंट बने, राइट? उसके बाद फिर ये जनरल सेक्रेटरी बने। ही वाज द फर्स्ट, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना यूएसएसआर का 1970s में, तो ये यूएसएसआर के पहले प्रेसिडेंट बने। बाकी सारे लोग तो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जो रूल करती थी कम्युनिस्ट पार्टी रशिया पे, यूएसएसआर पे, राइट? बट 77 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबसे पहले प्रेसिडेंट ये बने, जिनका नाम था लियोनिड ब्रेजनेव, राइट? आप देखेंगे कि 1954 से लेकर के 1985 तक जनरली, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, तो तानाशाही का ही सरकार रहा। इट वाज अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट ओवर देयर, जहां पे बेसिकली हर चीज जो है वो गवर्नमेंट तय करती थी, सरकार ही तय करती थी हर चीज, एवरीथिंग, right? There was no private property, there was no private business, you cannot do private business, no foreign direct investment, everything was controlled by the government. उसके बाद ये भी लोग रहे, ये लोग आए, ठीक है, आंद्रेपोव, और बेसिकली अगर आप देखें कॉन्स्टेंटिन चेरनेंको, राइट? ये बेसिकली ये प्रेसिडेंट बने, राइट? और 1985 में जब कॉन्स्टेंटिन चेरनेंको एक्सपायर्ड, तो तब बेसिकली एक साहब बने, जो खेल यहाँ से अलग से शुरू हुआ, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव, राइट? मिखाइल गोर्बाचोव जो वहां के प्रेसिडेंट बने, ही वाज अ वेरी मॉडरेट एंड वेरी लिबरल काइंड ऑफ पर्सन, राइट? इन्होंने बेसिकली क्या किया कि इन्होंने एक दो तरह की पॉलिसी लेकर के आए मिखाइल गोर्बाचोव। एक पॉलिसी ये लेकर के आए जिसको कहते हैं पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, एंड सॉरी, मैंने IKA लिख दिया यहाँ पे, इट शुड बी पेरेस्ट्रोइका। एंड सेकेंड पॉलिसी ही बॉट वाज ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट के हिसाब से जो सबसे बड़ी बात थी कि ग्लासनोस्ट के हिसाब से इन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीडिया को फुल फ्रीडम दिया जाए, जो इंसान जो चाहे वो बोल सकता है, सरकार के खिलाफ भी आप बोल सकते हो, जेल में नहीं डाला जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ग्लासनोस्ट पॉलिसी। पेरेस्ट्रोइका पॉलिसी के हिसाब से इन्होंने कहा कि भाई इलेक्शंस में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर के आए, कि भाई आज तक पोलित ब्यूरो ही एक इंसान को चुन रहा था, वही इंसान जो है पूरे यूएसएसआर को चला रहा था। अब देयर शुड बी टू कंटेस्टेंट, दो कंटेस्टेंट होना चाहिए, और बेसिकली आप चुनेंगे कि कौन बेसिकली देश को चलाएगा, राइट? तो थोड़ा सा लिबरल किया इन्होंने इलेक्शंस को। प्लस इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की, प्राइवेट बिजनेसेस की बात की, राइट? एंड ही वाज द पर्सन जो कि चाहते थे कि भाई एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज सेटअप हो। आपको अच्छे से पता है कि बेसिकली यूएसएसआर कम्युनिस्ट देश था, और जो यूएस जो था वो कैपिटलिस्ट या डेमोक्रेटिक देश था। यूएस वाज डूइंग वेरी वेरी वेल, बिकॉज जहां पे कि यूएसएसआर में सारी चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, कंपनी से लेकर के एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, नो प्राइवेट बिजनेस वाज अलाउड। यूएसएसआर वाज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज यूएसएसआर डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बेस्ड था, वर्ल्ड्स फर्स्ट डेमोक्रेसी इज यूएसएसआर, और वो काफी डेवलप कर रहा था, राइट? लेकिन इसी को सबसे बड़ा फियास्को भी माना जाता है, ये दो पॉलिसीज को, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट को, राइट? इसकी वजह से क्या हुआ कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया गया, तो जितने भी ये देश हैं, आप देखो ये जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पे, अगर इस मैप में आप देखो, जो कि पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, राइट? ये देश जो है ये पहले इंडिपेंडेंट देश हुआ करते थे, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी पे अटैक किया था रशिया ने, तो उसके बाद रशिया ने इन तीनों देशों को इन्वेड करके और खुद में मिला लिया था, और ये उसी समय से आजादी मांग रहे हैं। तो जब पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट पॉलिसी आई, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब मिला, तो ये दो देश जो है वो बेसिकली अपने आजादी की मांग करने लगे, राइट? और ठीक उसी तरह से बाकी देशों का भी मानना था, बाकी देशों का ये मानना था कि भाई हमारा कल्चर अलग है, हमारी वैल्यूज अलग है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग सेक्ट्स के लोग रहते थे, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस के, अलग अलग बिलीफ्स, अलग अलग रिलीजियस बिलीफ के लोग रहते थे। तो उन्होंने मांग करना शुरू किया कि भाई हमें अलग कर दीजिए, हम बेसिकली आपके जैसे नहीं है, वी वांट फ्रीडम, राइट? ये बेसिकली शुरू हुआ। और स्पेशली देखिए 1989 जो ईयर है, दिस इज कॉल्ड द ईयर ऑफ रेवोल्यूशन,
बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, ये सारे देश अपनी अपनी मांग करने लगे, हमें अलग कर दीजिए, हमें अलग कर दीजिए, राइट। और स्पेशली अगर 1989 की बात करें तो पोलैंड, रोमानिया और बल्गेरिया में यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो इलेक्शंस में भी हार गई, राइट। और धीरे धीरे यहाँ पे जितने देश हैं जो पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, दे स्टार्टेड डिसलाइकिंग और ओवरथ्रोइंग द बेसिकली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, राइट। फाइनली आते आते 1991 में इतना ज्यादा प्रेशर बन गया यूएसएसआर के ऊपर, यूएसएसआर इसको सस्टेन नहीं कर पाई और 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गई। हालांकि बहुत सारे और रीजन है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का, उसका सबसे बड़ा रीजन तो एक तो ये है कि अगर आप देखें तो पहला तो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, राइट। जहां पे डिक्टेटरशिप होगा वहां के लोग बहुत खुश नहीं होंगे, वो आजादी चाहेंगे, राइट, वो बिल्कुल आजादी चाहेंगे। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि भाई 1917 से लेकर के और 1989 1985 तक लोग डिक्टेटरशिप में ही रहे, यूएस की तरह या यूरोप के वेस्टर्न कंट्रीज की तरह उनको कोई बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं रहा है। तो आप सोचिए कि लोग कितना ज्यादा सप्रेस फील करते होंगे। दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन रहा है जो उसका वो स्पेस रेस, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि आप सोचिए, आप इसको इसको सोचना चाहिए कि क्या ऐसा रीजन हुआ, व्हाट वाज द रीजन कि यूएसएसआर जैसा देश, राइट, जिसने कि बेसिकली हिटलर को डिफीट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस देश ने हिटलर को डिफीट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर लेने का, अगर कोल्ड वॉर अगर करने का अगर किसी में औकात या अगर किसी में दम था तो वो यूएसएसआर के पास ही था। आपने देखा होगा 1945 के बाद कोल्ड वॉर बिगैन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, राइट। आप सोचिए कि न्यूक्लियर पावर में जो बेस्ट हुआ करता था यूएसएसआर, इसने स्पेशली हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम गिराए गए थे, राइट, तो आप देखिए कि इसने यूएसएसआर ने क्या किया कि उसके बाद उसको लगा कि भाई अगर यूएसएसआर अगर यूएस जो है वो हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब गिरा सकता है तो हम पे भी गिरा सकता है। दे स्टार्टेड हेविली इन्वेस्टिंग ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसमें पैसा काफी गया, काफी पैसा गया, राइट। तो आप ये सोचिए कि जो एक ऐसा देश जिसने हिटलर को हराया था, जिसने कि बेसिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो नंबर 1 था, यूएस के साथ जिसने कोल्ड वॉर किया था, वियतनाम वॉर में जिसने वियतनाम को हेल्प किया था, उसको लिबरेट करवाया था यूएस की यूएस के डोमिनेंस से। यूएस हार गया था, आपने देखा होगा वियतनाम वॉर में यूएस हार गया था विद द एंड वियतनाम जीता था विद द सपोर्ट ऑफ यूएसएसआर। क्यूबा में भी रेवोल्यूशन अगर आया किसी की वजह से तो बेसिकली यूएसएसआर की वजह से आया। यही नतीजा है कि आज भी क्यूबा में आप क्यूबा से यूएस नहीं जा सकते या यूएस से क्यूबा आप नहीं जा सकते। आज भी क्यूबा पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि क्यूबा में रेवोल्यूशन लाने का सबसे बड़ा अगर किसी के पास कोई लेकर के आया था तो यूएसएसआर, उसने देशों को हेल्प किया था। तो आप सोचिए कि जो देश यूएस से कोल्ड वॉर कर सकता है, जो देश हिटलर को हरा सकता है, जो देश बेस्ट न्यूक्लियर पावर में, जिसने कि वियतनाम को और बेसिकली क्यूबा को हेल्प किया इन रेवोल्यूशन, जिसने वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट 1957 में स्पुतनिक 1 फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट वो छोड़ा, यूएस उसके बाद में गया, ये स्पेस में गया, फर्स्ट वाज रशिया, जिसने कि पहला इंसान अगर स्पेस में भेजा यूरी गैगरिन, इट वाज फ्रॉम रशिया, राइट। जो आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, राइट, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, वेपन्स में, मिसाइल्स में, फाइटर जेट्स में वर्ल्ड का नंबर 1 रहा हो, आप सोचिए कि वो डिसइंटीग्रेट कैसे कर गया 1991 में, कैसे डिसइंटीग्रेट कर। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। पहला चीज तो आपको डिक्टेटरशिप, वहां के लोग खुश नहीं थे, किसी कहीं पे भी डिक्टेटरशिप होगा, आप देखो सीरिया में था, लीबिया में था डिक्टेटरशिप, होस्नी मुबारक और आई एम फॉरगेटिंग द नेम, द अदर पर्सन इज होस्नी मुबारक एंड मुअम्मर गद्दाफी। They were brutally, Muammar Gaddafi was brutally killed by the men, by the people out there, right? He was a dictator, right? उसके बाद आप देखो स्पेस प्रोग्राम में इतना ज्यादा रशिया ने इन्वेस्ट किया, इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया, पैसे बहाए वहां पे, राइट। इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी, यूएस के जैसा प्रोग्रेसिव इकोनॉमी तो नहीं था ना, जहां पे प्राइवेट बिजनेसेस को भी इनकरेज किया जा रहा है। नो, एवरीथिंग वाज गवर्नमेंट कंट्रोल, काफी पैसे बहाए, नाम तो हुआ रशिया का, बट अल्टीमेटली हाथ में कुछ लगा नहीं, बस फेम मिला आपको, पैसे तो आपके खर्च हुए। तीसरा एक बहुत बड़ा रीजन है द आर्म्स रेस, राइट। मैंने बताया आपको कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, एंड फाइनली आर्म्स रेस की वजह से you know very well that lots and lots of money was invested, right, on the nuclear power program, right, because of this Hiroshima and Nagasaki। आप सोचिए कि 20,000 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर हथियार रशिया और यूएस ने मिलकर बना लिए थे। सोचिए कितने पैसे खर्च हुए इस पर, राइट। सो आर्म्स रेस वाज वन ऑफ द फैक्टर्स। कोल्ड वॉर तो एक था ही,
कोल्ड वॉर की वजह से यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए थे यूएसएसआर पे, राइट। अब कहीं पे भी जब तानाशाही होती है ना सर, डेमोक्रेसी होती है, तो द ब्यूरोक्रेसी बिकम्स द वर्स्ट। ब्यूरोक्रेसी बहुत बेकार हो जाती है, राइट। ब्यूरोक्रेसी की कोई रुका रोल ही नहीं रहता। सो इट वाज हेलिश ब्यूरोक्रेसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से लोग और परेशान थे, राइट। काफी कंट्रोल्ड इकोनॉमी था। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में सब चीज गवर्नमेंट करेगी, राइट, सारी चीज गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट का ज्यादा पैसा स्पेस में और डिफेंस में और आपको वेपन्स में जा रहा है। नो प्राइवेट प्लेयर्स आर इनकरेज्ड, नो प्राइवेटाइजेशन इज इनकरेज्ड, नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इनकरेज्ड। तो आप देखिए एक बहुत बड़ा रीजन रहा इसका डिसइंटीग्रेशन का, लोग गरीब के गरीब ही रह गए, पीपल नेवर प्रोग्रेस्ड इन लाइफ, राइट। सोवियत अफगानिस्तान वॉर, आपने देखा होगा कि 1979 में ये वॉर शुरू हुआ और 1989 में खत्म हुआ। वहां पे बेसिकली सोवियत अफगानिस्तान में जो वहां पे गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो एक तरह से यूएसएसआर की पपेट गवर्नमेंट हुआ करती थी। यूएसएसआर ने ही कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट वहां पे बनवाई थी अफगानिस्तान में, लेकिन वहां पे एक छोटा सा ग्रुप था मुजाहिदीन, मुजाहिदीन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। आप सोचिए कि छोटा ग्रुप था मुजाहिदीन, उसके साथ 10 साल यूएसएसआर जो है लड़ाई में भिड़ी रही, लेकिन मुजाहिदीन को हरा नहीं पाई। यूएसएसआर के बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए, 15,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए यूएसएसआर के, बट अल्टीमेटली जब यूएसएसआर ने देखा कि भाई हमारा तो पैसा, हमारी तो इकोनॉमी ऐसी डाउन जा रही है, हम किसी फ्रंट पे अच्छा नहीं कर पा रहे, फाइनली बैक्ड आउट इन 1989 फ्रॉम द अफगान रशियन वॉर। लेकिन तब तक बहुत पैसे खर्च हो गए थे यूएसएसआर के, राइट। एंड उसके बाद आप देखोगे कि 1980s आते आते लोगों की एजुकेशन भी बढ़ी थी, लोग थोड़ा सा मेच्योर हुए थे, थोड़ा एजुकेटेड हुए थे, प्रेस जो था वो चारों तरफ फैलने लगा था, तो इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आ गई थी, तो लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया डिसइंटीग्रेशन के लिए। अब रशिया ने, यूएसएसआर जो है इतना मैसिव एरिया, इतना मैसिव प्रोटेस्ट हैंडल नहीं कर पाया। जैसे ही बेसिकली आपने देखा होगा, जो मैंने दो पॉलिसी की बात करी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, इन दोनों पॉलिसीज के थ्रू, ग्लासनोस्ट के थ्रू जैसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया, द पीपल स्टार्टेड आस्किंग फॉर डिफरेंट कंट्रीज, राइट। एंड फाइनली 1991 में आते आते बेसिकली डिसइंटीग्रेट होना पड़ा यूएसएसआर को। अब आप ये देखिए, अब देखिए 1989 में, अगर मैं आपको 1989 की बात करूं, तो यहाँ पे पोलैंड में, यहाँ पे 3 देश में, पोलैंड में, रोमानिया में और बुल्गारिया में, यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। ऐसी बात नहीं है कि पहले प्रोटेस्ट नहीं होते थे, 1956 में भी हंगरी में प्रोटेस्ट हुए थे सर, लेकिन हर बार क्या होता था, यूएसएसआर अपने आर्मी को, अपने मिलिट्री फोर्सेस को भेज करके वहां पे प्रोटेस्ट को सप्रेस करा देता था। बट बोरिस यल्सिन जब आए 1989 में, 85 में आए, 89 में, उन्होंने बेसिकली मिलिट्री भेजने से मना कर दिया, और यही फलस्वरूप क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे हार गई, एंड डिमांड फॉर कंट्रीज दे स्टार्टेड कि हमें अलग अलग स्टेटहुड चाहिए, अलग कंट्रीशिप चाहिए, राइट। एंड फाइनली 26 ऑफ दिसंबर, क्रिसमस के रात को, 26 दिसंबर 1991, द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड। इसी चीज के बारे में पुतिन साहब ने कहा है कि दिस वाज द बिगेस्ट कैटास्ट्रोफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी का बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफ है, और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अगर पेन हुआ था यूएसएसआर को, अगर किसी कंट्री को लूज करने में, तो दैट वाज यूक्रेन, राइट। यूक्रेन को लेकर के काफी प्रॉब्लम हुई थी, राइट। इट वाज द मोस्ट पेनफुल। मैंने आपको बताया भी था कि यूक्रेन के साथ बहुत सारी चीजें, कॉमन चीजें शेयर करता है यूएसएसआर, हिस्ट्री, कल्चर, एथनिसिटी, राइट, वैल्यू सिस्टम एंड सो ऑन, राइट। जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि एक नोट लिखा था लास्ट ईयर पुतिन साहब ने, व्लादिमीर पुतिन ने, ये करते हुए कि भाई वी शेयर अ ग्रेट हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री विद यूक्रेन। यूक्रेन ने इसको फाउल बोला था कि नहीं भाई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब ये सारे लोग मानते हैं कि भाई ये जो कंट्रीज है, ये मानती थी कि भाई यूएसएसआर ने आज तक हमारा जो है वो एक तरह से शोषण किया है, एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है। एंड फाइनली इसमें से कुछ देश ऑलरेडी, एस्टोनिया है, लातविया है, ठीक है, लुधियाना, ये तो ऑलरेडी बेसिकली नाटो के मेंबर्स बन चुके हैं। अब सोचिए नाटो के मेंबर्स आप बन गए तो रशिया को कितना ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी, ठीक है जी। और अगर यूक्रेन बन जाए मेंबर नाटो का, तो सोचिए ये तो जबरदस्त हो जाए। यूएस के लिए तो बढ़िया है, नाटो के लिए बढ़िया है। यूएस तो चाहता ही है भाई कि कहीं ना कहीं टेंशन बरकरार रहे, बट रशिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। अब कौन सही है कौन गलत है, दैट वी डू नॉट नो, नोबडी। देखिए कुछ भी चीज दुनिया में सही या गलत नहीं होती, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप ये जो 15 देश या फिर यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो आपको यूक्रेन का नजरिया सही लगेगा कि भाई लोगों को नहीं मरना चाहिए, आप बॉम्ब गिरा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के लोगों ने तो हथियार उठा लिए हैं रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए कि भाई हम लड़ेंगे, अगर हमारी सेना अगर खत्म हो जाएगी तो हम लड़ेंगे, राइट।
यूक्रेन के हिसाब से देखेंगे यूक्रेन बढ़िया नजर आएगा, रशिया के हिसाब से देखेंगे रशिया ठीक नजर आएगा कि भाई नेशनल सिक्योरिटी की बात है, राइट, हम नाटो को नहीं आने दे सकते। और सच पूछिए तो रशिया ने नेगोशिएट किया किससे, नाटो से, राइट। नाटो को कहा था कि भाई आप बेसिकली हमारे पड़ोस में मत आइए, आप हमारे पड़ोसियों को बेसिकली नाटो के मेंबर्स बना रहे हैं। इंटर्न क्या करेंगे, आप हमारे बॉर्डर पे ले जाकर के टैंक्स खड़े कर देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल खड़े कर देंगे, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है। यूएस को कहा इसने, रशिया ने, कि भाई अपने सारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हटाइए ईस्टर्न यूरोप से, आप जितने न्यूक्लियर मिसाइल है पूरे यूरोपियन रीजन में उससे हटाइए, आप बेसिकली नाटो का मेंबर बनने के लिए फोर्स मत कीजिए इन लोगों को, राइट। तो ये इट्स अ वेरी रिलेटिव थिंग कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, राइट, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या फिर आप यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सो बेसिकली इतने बड़े एम्पायर का डिसइंटीग्रेट हो जाना, अब आपको माइंडसेट तो पता है व्लादिमीर पुतिन की, वो तो इंटेलिजेंस में रहे हैं, केबीजी जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें रहे हैं, उसको हेड भी किया उन्होंने। 1999 में जब बोरिस येल्सिन वहाँ के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा 1989 में जब बोरिस येल्सिन वहाँ के प्रेसिडेंट बने तो 10 साल तक प्रेसिडेंट रहे। 1999 में व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ, और तब से पुतिन साहब जो हैं वो बेसिकली इज इन द अंडर ऑन द लीडरशिप ऑफ रशिया 2036 तक रहेंगे। अब वो केबीजी के एजेंट भी रहे हैं, स्पाई भी रहे हैं, मिलिट्री में काफी रुचि है उनकी, मार्शल आर्ट सीखा हुआ है उन्होंने, जूडो सीखा हुआ है उन्होंने, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के काफी ज्यादा वो सजग रहते हैं, राइट। तो आप सोचिए कि ऐसे इंसान से आप क्या उम्मीद करेंगे, ऐसे इंसान से आप बेसिकली और नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस के ग्राउंड पे कॉम्प्रोमाइज करने का तो सोच भी नहीं सकते आप। सो पुतिन इज सेइंग कि बिफोर यूक्रेन बिकम्स द मेंबर ऑफ नाटो, लेट्स इन्वेड यूक्रेन, खत्म करो इसको, कि भाई नाटो की फिर हिम्मत ना हो यहाँ पे आने की, ठीक है, ये चीज है। वरना अगर नाटो का मेंबर यूक्रेन होता तो अभी बेसिकली जो लड़ाई हो रही होती वो रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं हो रही होती, वो रशिया और यूएस के बीच में लड़ाई हो रही होती। क्योंकि बेसिकली नाटो का, मैंने बताया आपको शुरू में भी, कि नाटो का ये मेन एजेंडा है कि नाटो के किसी भी मेंबर देश पे अगर अटैक होता है तो यूएस पे अटैक माना जाएगा, राइट। तो ये चीज है। और दूसरी चीज आप स्वाभाविक भी देखिए ना, कि अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारे पड़ोस में अगर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, तो हम चाहेंगे कि हमारा इन्फ्लुएंस ज्यादा रहे उन पे, दूसरे देशों का कम रहे। वाई? बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी के लिए। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि आज बेसिकली बांग्लादेश बॉर्डर पे आके चाइनीज फोर्सेस खड़ी हो जाए तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश ऐसा करे। उसके लिए हो सकता है कि बांग्लादेश को हमें पहले इन्वेट करना पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन हम कभी नहीं ऐसा चाहेंगे। अब श्रीलंका की बात कीजिए, श्रीलंका में क्या हम अपने पैसे लगा करके पोर्ट्स बना रहे हैं इस डर से कि चाइना को वो पोर्ट ना चला जाए। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तो होती है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब देखिए, दीज आर द लीडर्स। अब आप देखिए, ये है बोरिस येल्सिन। इन्होंने 1999 में कहा था इनको, पुतिन साहब को, कि भाई मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ, एंड फाइनली द पुतिन इज द प्रेसिडेंट, राइट। एंड सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो एक चीज मैं आपको बता दूं बिफोर आई कंक्लूड कि इसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा। देखिए, इंडिया का स्टैंड बहुत ही सिंपल है। इंडिया इज न्यूट्रल। इंडिया किसी के साथ नहीं जा सकता। इंडिया ना रशिया को सपोर्ट कर सकता है, ना यूएस को सपोर्ट कर सकता है। इंडिया सिर्फ एक ही, इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं तो कड़ी निंदा, और कड़ी निंदा से भी ज्यादा कड़ी निंदा करनी हो तो हम कठोर निंदा कर सकते हैं, कि हम इसकी कठोर निंदा करते हैं, लेकिन हम रशिया की नहीं निंदा कर सकते। हम ये कह सकते हैं, जो इंडिया ऑलरेडी कह रहा है, कि भाई देयर बातचीत की बात होनी चाहिए, देयर शुड बी नो लॉस ऑफ लाइव्स एट एनी कॉस्ट। इंडिया इज रिपीटेडली सेइंग दिस। आपने देखा होगा एक हफ्ते पहले जब बेसिकली कंडेम करना था, यूएस ने एक रेजोल्यूशन लिया था कि भाई कंडेम करना है रशिया के इस एक्शन को, इंडिया ने एब्सटेन किया, इंडिया ने वोट नहीं की उसके लिए, नहीं किया उसके लिए। इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड है। उसका एक कारण क्या है, इंडिया के पास अभी भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बाद भी इंडिया 60% वेपन्स अपने रशिया से खरीदता है। ट्रेडिशनली हमारे 1999 के जो वॉर हुए थे, करगिल वॉर, या 1971 का इंडो पाक वॉर हुआ था, जो भी हमारे पास जितने मिसाइल्स हुआ करते थे, हमारे पास जितने फाइटर जेट्स हुआ करते थे, सब रशिया से हमने लिया। रशिया हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है, बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है। इन द सेम वे हम यूएस को भी यूएस को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यूएस हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। चाइना के बाद यूएस इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। हमारे सर्विसेज सेक्टर पूरी तरह से आपको यूएस पर डिपेंड करता है, राइट। एट द सेम टाइम हम यूक्रेन से भी बेसिकली पंगा नहीं ले सकते। आपको पता है कि यूक्रेन, यूएस और ये भी मैं आपको बता दूं कि यूरोप भी जो है वो पंगा नहीं लेना चाहेगा रशिया से। 1/3 ऑफ नेचुरल गैस जिससे कि यूरोप की इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो 1/3 ऑफ नेचुरल गैस रशिया से आता है। रशिया ने आज अगर नेचुरल गैस देना बंद कर दिया यूरोप को, यूरोप जो है ठंड में ठिठुर जाएगा।
आप ऐसे भी देख रहे होगे पिछले पिछले कुछ 1-2 सालों में 600% इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ गए हैं, 600% इलेक्ट्रिसिटी रेट्स चले गए हैं यूरोपियन कंट्रीज में, राइट। और सच पूछिए अगर आप, तो ये इस पूरे वॉर का बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। आप ऐसे देखिए, आज की बात है, आज न्यूज़पेपर पढ़ो, एलपीजी सिलेंडर 105 रुपए महंगे हो गए। क्यों हो गए? कल के डेट में मान लीजिए रशिया अगर कह दे कि भाई हम आप, या फिर अगर मान लीजिए ये कंपेल कर दे नाटो कि जर्मनी या फिर फ्रांस, आयरलैंड, ये पोलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, ये जो है वो रशिया से नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। जब नेचुरल गैस वो नहीं खरीदेंगे तो वो बेसिकली ऑल्टरनेटिव सोर्स देखेंगे नेचुरल गैस के लिए कि किसी और सोर्स से हम नेचुरल गैस खरीदें। अब किसी और सोर्स से आप नेचुरल गैस खरीदेंगे तो वहां तो शॉर्टेज आएगी ना नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ेगा। हम जनरली ऑस्ट्रेलिया से और कतर से नेचुरल गैस लेते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं वहां से अपने देश के लिए, इंडिया, राइट। अब मान लीजिए कि यूरोपियन कंट्रीज भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखने लगे और कतर की तरफ देखने लगे, तो शॉर्टेज तो हो गया। अब शॉर्टेज अगर हो गया तो बेसिकली फिर उसकी तो प्राइस बढ़ जाएगी, यार 105 रुपए प्राइस बढ़ गई। इट्स सच अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या होगा। आज अगर सऊदी अरेबिया पे एक मिसाइल गिर जाए या कुवैत पे एक मिसाइल गिर जाए तो कल इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यूक्रेन की मैं बात करता हूं, यूक्रेन और रशिया मिला के वर्ल्ड का 1/3 वीट प्रोड्यूस करते हैं, वीट, और बहुत बड़े वीट एक्सपोर्टर है। अब सोचिए कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में है, इसमें बेसिकली फूड का कितना शॉर्टेज हो सकता है, वीट का। मैं आपको लास्ट ईयर का एक डेटा देता हूं कि इंडिया ने 1.9 लाख मिलियन टन 1.9 मिलियन टन ऑफ सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट किया था यूक्रेन से, सॉरी टोटल इंपोर्ट किया था 1.9 मिलियन टन ऑफ सनफ्लावर ऑयल। उसमें से 74% ऑयल जो था वो यूक्रेन से था। अब आप बताइए, यूक्रेन में अगर क्राइसिस आ जाएगी तो ऑब्वियसली सनफ्लावर ऑयल्स का शॉर्टेज हो जाएगा। जब शॉर्टेज हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, इंडिया में प्राइसेस तो बढ़ जाएंगे। इट्स सच अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट इमेजिन दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट। सो ये सारी चीज है, और आपने अच्छे से देखा भी होगा। अगर आप बात करें तो यूक्रेन एक तो नेशनल सिक्योरिटी रशिया के लिए बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। दूसरी चीज है कि भाई यही रीजन है कि आप देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं फिर से, इफ आई कम हियर, ये जो लुहांस्क और ये देखो डोनेस्क, यहाँ तो मेन पंगा है। इसको तो बेसिकली जब अटैक करने से जस्ट पहले लुहांस्क और डोनेस्क को ना रशिया ने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया, यहाँ पे अपने फोर्सेस आर्मी भेज दी और कहा इसको कहा कि ये पीस कीपिंग फोर्सेस है। आज की डेट में खारकीव में अटैक हुआ है, इधर से रशियन फोर्सेस आ रही है, इधर से रशियन फोर्सेस आ रही है। मेन चीज है कीव को पकड़ना, कीव जो कैपिटल सिटी है इस पे कब्जा करना, मेन तो यही है। इनफैक्ट क्रीमिया भी तो रशिया के कंट्रोल में है, यहां से भी फोर्सेज जा रही है, ठीक है जी। और अच्छा, ये क्रीमिया को तो एक और इम्पोर्टेंट ये था कि उसको बहुत ज्यादा जरूरी था क्रीमिया को इन्वेट करना या क्रीमिया को अपने में मिला लेना। उसका रीजन ये है, यहाँ पे अगर देखेंगे कभी भी तो यहाँ पे एक जगह है सेवास्टोपोल, ये जो जगह है सेवास्टोपोल का जो पोर्ट है, इसको बेसिकली रशिया ने लीज पे लिया हुआ था, रेंट पे लिया हुआ था जब यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया 2014 से पहले, राइट। और यहाँ पे बेसिकली हमेशा रशिया की नेवी रहती थी, यहाँ पे रशिया के नेवल फोर्सेस यहाँ पे रहते थे, ठीक है। एंड फाइनली क्या हुआ कि जब यूक्रेन थोड़ा सा प्रो वेस्ट हुआ, थोड़ा सा नेटो की तरफ अलाइन हुआ, तो यूक्रेन ने कहा कि भाई अब 2017 के बाद से हम इसको छोड़ देंगे, इसको हम पहले ही कह दिया था कि इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इसके बाद बेसिकली आप ये पोर्ट नहीं ले सकते। अब ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया भाई, यहाँ से आप मेडिटेरेनियन सी जा सकते हैं, रेस्ट ऑफ यूरोप के साथ आप बेसिकली ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे काफी आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। रशिया का जो गैस पाइपलाइन है, जो गैस सप्लाई करता है, वो बेसिकली यूक्रेन से होकर के गुजरता है। रशिया का एक बहुत ही मेजर पोर्शन ऑफ गैस पाइपलाइन व्हिच गोज टू यूरोप, यूरोप को जो सप्लाई करता है गैस, वो यूक्रेन से होकर के गुजरता है। यूक्रेन ने रिसेंटली इस पे रेंट मांगना शुरू कर दिया था भाई, कि अब $33 बिलियन पर ईयर रेंट पे कीजिए, राइट। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी काफी हैं यहाँ पे यूक्रेन में, और उसकी ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ज्योग्राफी है। इसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि मतलब 2500 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है ये रशिया के साथ। सो इंडिया का स्टैंड आपने देख लिया कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू टेक अ पर्टिकुलर स्टैंड, प्रो रशिया या प्रो यूएस नहीं ले सकते, प्रो नाटो भी नहीं ले सकते। एक चीज और ध्यान रखिए कि अभी रिसेंटली जो गालवान प्रॉब्लम हुआ था गालवान वैली में इंडिया और चाइना के बीच में, जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, इस पे रशिया बिल्कुल न्यूट्रल था, ना इंडिया का साथ दिया उसने, ना चाइना का साथ दिया, बिकॉज चाइना भी उसका एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है रशिया का, और इंडिया भी बहुत अच्छा दोस्त है। बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंड लिया था। मान लीजिए कि अगर सपोज कीजिए हम रशिया के अगेंस्ट चले जाते हैं, हम नाटो को सपोर्ट करते हैं, तो कल क्या करेगा रशिया? रशिया चाइना को सपोर्ट कर देगा इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में, राइट। सो डोंट यू थिंक दैट वो जो वेट है
वो चाइना की तरफ ज्यादा झुक जाएगा कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा सुपर पावर चाइना को सपोर्ट कर रहा है। ये डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेसी है, दैट इज द रीजन वी कैन नॉट टेक एनी पर्टिकुलर स्टैंड, हम स्टैंड नहीं ले सकते, राइट। सो ये एक मेरे तरफ से कोशिश थी आपको ये समझाने की कि व्हाट इज द रशिया क्रीमिया वॉर, एंड आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग आउट ऑफ दिस, राइट। सो दिस वाज ऑल। हम आगे भी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आएंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, प्रथम टेस्ट प्रेप, आप यूट्यूब चैनल आप हमें इस पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ये वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा प्रथम टेस्ट प्रेप के नाम से चैनल है, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड वी डू हैव आल्सो टेलीग्राम ग्रुप्स। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करना है अगर मैनेजमेंट के लिए या लॉ के लिए, सो दीज आर द टेलीग्राम ग्रुप्स, राइट। सो गाइस, थैंक यू so much and we'll keep you posted with some more informative videos. I hope this video was of some value to you. Thank you so much guys. Thanks a lot. Bye bye. Take care.